डियर स्टूडेंट्स, आज एक ऐसे टॉपिक को लेकर के हम चले हैं जिसको पढ़ता सभी लोग है, समझता कोई नहीं है। या पढ़ते पढ़ते लोगों का मन क्या हो जाता है, उब जाता है कि ये ऐसा एक टॉपिक है। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि लाइन बाय लाइन हर एक कंटेंट को समझाने का प्रयास करेंगे और आशा करेंगे कि आपको पूरी तरीके से इसके हर एक कंटेंट को समझा दें और 100% हम अपना एफर्ट देंगे जिससे कि आप पूरा इसमें आपको पूरा इसे समझ में आ जाए। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पेशेंस रख करके ये सुनने वाला टॉपिक है। यदि आप पेशेंस रख कर करके सुनते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का हल आसान तरीके से हो जाएगा। हर जगह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ से जब पूछे जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। कारण क्या है? ऐसे देखने में लग रहा होगा कि बहुत आसान है, लेकिन कोई पढ़ पाए तब ना। जो पढ़ेगा वो आंसर करेगा, जो नहीं पढ़ेगा नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखने वाला ये क्या है, हमारा टॉपिक है। जिन लोगों ने पेशेंस रखा वो अच्छा करेंगे, नहीं किया तो और अच्छा करेंगे। क्या ठीक है ना? ठीक है, तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं जीव और समष्टियाँ पे। हिंदी काफ़ी कठिन होता है। देखिए अंग्रेजी में लिख दिया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। कितना आसान तरीके से हम समझ रहे हैं ऑर्गेनिज्म, और हमारे तरफ से ढेर सारे लोग एक तरीके के हो गए, पुरुष या महिला, तो सबों के एक ग्रुप को हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। हमारे साथ कुत्ता बिलाई और जानवर का नहीं, हमारे खुद का ही पॉपुलेशन होगा, उसका अपना होगा। कुत्तों का अपना संख्या होगा तो उसका अपना पॉपुलेशन होगा, गाय का संख्या अपना हुआ तो उसका अपना पॉपुलेशन होगा। तो ऑर्गेनिज्म एक सिंगल हम हो गए, और हमारे जैसे बहुत सारे पुरुष और महिलाओं का जो समूह होगा वो एक पार्टिकुलर एरिया में, एक खास जगह पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? पॉपुलेशन कहेंगे। यहाँ हर एक छोटे छोटे शब्दों को समझना है। और चलिए अब हम बात करते हैं टू द पॉइंट। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं क्या क्या यहाँ कंटेंट है, उस पर अब हम देखिए। कह रहा है कि जी, एक मिनट थोड़ा सा। जीव और उसकी बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के विषय को हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं या इकोलॉजी कहते हैं। जैसे देखिए हम एक जीव हैं, खुद हम एक जीव हैं, ठीक है। हमारे बाहरी वातावरण, तो हम जहाँ बैठे हुए हैं इसके चारों तरफ का सराउंडिंग, यानी हमको कौन कौन सा चीज अफेक्ट कर रहा है? यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वेदर, यहाँ का आसपास के लोग, सब कुछ हमें अफेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम अपने आप में हैं तो अपने आप में सीमित है, नहीं। हम सभी से क्या होते हैं? अफेक्टेड होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो जीव और उसे बाहरी वातावरण के पारस्परिक संबंध के अध्ययन के विषय को ही हम क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी कई बार आपको पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं। तो जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच में जो संबंध होता है आपस में, तो आपको लग रहा होगा कि कैसा संबंध भाई? तो जैसे टेम्परेचर, अभी सर्दी का टाइम है तो हम टेम्परेचर से अपना तालमेल नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या पहने हुए हैं? जैकेट पहने हुए हैं। वही गर्मी का सीजन होता तो हम ये पहनते क्या? नहीं। तो यानी हम अपने वातावरण से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। तो कोई भी जीव अपने वातावरण से क्या होता है? प्रभावित होता है। तो जीव और उसके चारों तरफ के जो वातावरण है उसी के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। हिंदी में पारिस्थितिकी बोलते हैं। पारिस्थितिकी देखिए, यह दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है। तो आप जनरली देखिएगा कि साइंस में ग्रीक शब्द, लैटिन शब्द, इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ग्रीक शब्द और लैटिन शब्द के इस्तेमाल होने के पीछे का वजह क्या है कि ये समय के अनुसार नहीं बदलता है। यानी जो तब मीनिंग था वही अब भी मीनिंग है। जैसे अंग्रेजी को हम बोलते हैं लिविंग लैंग्वेज। जैसे कि देख लीजिए, कोई अपने पापा को फादर कहेगा, कोई डैडी कहेगा, कोई डैड कहेगा। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता चला जा रहा है? ये बदलता जा रहा है।
आजकल के बच्चे डैड कहते हैं, इसके पहले डैडी कहते थे, उससे पहले फादर कहते थे। लेकिन आज कोई छोटा बच्चे से जाके पूछिए कि आपके फादर का क्या नाम है, तो बोलेगा आई हैव नो फादर, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि डैडी का मतलब ये क्या होता है, डैड का मतलब ये क्या होता है, फादर होता है। तो टाइम के अनुसार बदल रहा है, तो इसीलिए उसको इंग्लिश को हम बोलते हैं लिविंग लैंग्वेज। लेकिन ग्रीक वाले में क्या होता है और लैटिन वाले में ये टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बदलता। यानी जो मीनिंग आता है किस चीज का, वाइकोस का तब होता था हाउस, यानी वहां हाउस बोलना होगा तो लोग क्या बोलेगा, वाइकोस। और स्टडी बोलना होगा तो क्या बोलेगा, लोगोस। ये कभी बदला नहीं। तो इसीलिए किसी का भी नेम जब हम लिखते हैं साइंस में, तो रूट वर्ड में बेसिकली क्या लेते हैं, ग्रीक वर्ड और लैटिन वर्ड। तो ये एक दो शब्दों से बना हुआ है, ग्रीक शब्द से। ग्रीक शब्द कहाँ है कि वैसा कोई लैंग्वेज जो कि यूनान में बोला जाता था, तो वो सब हो गया कौन सा, ग्रीक शब्द। तो दो ग्रीक शब्दों वाइकोस और लोगोस से मिलकर क्या है, बना है। अब देखिए यहाँ से जो साधारण सी लाइनें हैं ना, ये सवाल बन करके आता है। बीपीएससी और बाकी सब कंपटीशन के एग्जाम में ये सब छोटा छोटा बात पूछेगा। सर्वप्रथम यानी सबसे पहले एच रेटर नाम के एक जंतु वैज्ञानिक थे। उन्होंने 1868 में इकोलॉजी शब्द का क्या किया, प्रयोग किया। शब्द का प्रयोग किया कि इकोलॉजी नाम का कोई शब्द है, शब्द दिया, समझ गए ना। इसके बाद अर्नेस्ट हेकेल ने 1870 में, यानी इनके कितने साल के बाद, जस्ट 2 साल के बाद पारिस्थितिकी की परिभाषा दी। इन्होंने क्या दिया, इन्होंने कहा इकोलॉजी। इकोलॉजी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। तो केवल इकोलॉजी का शब्द दिया, उसके मीनिंग को नहीं समझाया, समझ गए। उसका डेफिनेशन किसने दिया, अर्नेस्ट हेकेल ने दिया। तो यहाँ से क्या सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो शब्द है इकोलॉजी, इसको किसने दिया, तो एच रेटर ने। लेकिन इस शब्द का परिभाषा किसने दिया, यानी इकोलॉजी का, यानी पारिस्थितिकी को परिभाषित किसने किया, तो परिभाषित किया अर्नेस्ट हेकेल ने। तो देखिए थोड़ा सा में ही सवाल कैसे चेंज हो जा रहा है। तो अर्नेस्ट हेकेल ने 2 साल के जस्ट बाद, इनका कहना था, किनका, अर्नेस्ट हेकेल का, कि वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी है। वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी है। कभी कभी आपको यही स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि वातावरण के कार्बनिक संबंधों के अध्ययन पारिस्थितिकी है, किसने कहा था, तो अर्नेस्ट हेकेल ने कहा था। तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट याद रखना होगा, क्योंकि एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट ने इस लाइन को कहा है। तो सेम टू सेम आपको इस बात को याद रखना होगा। फिर एक आया कौन, ओडम के अनुसार इन्होंने भी पारिस्थितिकी को समझाने का क्या किया, प्रयास किया। इनके अनुसार पारिस्थितिकी वह विषय है जिसके अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र की संरचना एवं प्रकार्यों यानी कार्य फंक्शन का अध्ययन किया जाता है। ये किनका कहना था, ओडम का कहना था कि एक विषय है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, इकोसिस्टम के संरचना यानी किस तरीके का उसका बनावट है, और उसका क्या फंक्शन है यानी क्या प्रकार है, उसके अध्ययन को, एक साथ के अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर अनेक परिभाषाएं दी गई अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा, लेकिन अर्नेस्ट हेकेल और ओडम का परिभाषा हमारे सब्जेक्ट के अनुसार है, तो इसे याद रखना जरूरी है। पारिस्थितिकी की सबसे सरल परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, जो कि हमारे लेखक ने लिखा है। क्या, पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत जीवों का अध्ययन उसके वातावरण के संबंध में किया जाता है, कि उस जीव का, उसके चारों तरफ जो वातावरण है, वो दोनों एक दूसरे से कैसे, एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड है। इसी चीज के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पारिस्थितिकी कहते हैं। समझ गए। आगे देखिए, इसको कई बार आपको समझना होगा। प्रकृति में यानी नेचर में, नेचर क्या होता है, जहां हम बैठ गए तो हमारा सराउंडिंग चारों तरफ का क्या है, वो प्रकृति है। तो प्रकृति में जीवों का संतुलन और उसमें आपसी संबंध एक कड़ी के रूप में बना रहता है, बना तो रहता ही है।
जैसे पेड़ पौधों से भी हम लोगों का संबंध है, पेड़ पौधे अपना संबंध हम लोग से तोड़ लें तो भूखे मर जाएंगे। यानी सभी जीव एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। तभी तो कहा गया है जीव जीवस्य भोजनम, ठीक है। लेकिन जो प्लांट है वो एक तरीके से क्या करते हैं, खाना बनाने का काम करते हैं, प्रोड्यूसर का काम करते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, इन सबों के हेल्प से वो क्या करते हैं, फूड को बनाते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का होना सबसे पहले जरूरी है। हम लोग तो कंज्यूमर हैं, उससे फूड को लिए और खा गए। तो प्रकृति में जीवों का संतुलन एवं और उसके आपसी संबंध एक कड़ी के रूप में बना रहता है। जैसे सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा को हरे पौधे ग्रहण करके हवा, हवा यहाँ कहने का मतलब CO2, जल H2O तथा भूमि के अवयवों जैसे मिनरल से जीव द्रव्य का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इसे छोटे कीड़े मकोड़े भक्षण के मांस में क्या कर देते हैं, परिणत कर देते हैं, जिसे भोजन के रूप में छोटे मांसभक्षी या मांसाहारी जानवर ग्रहण करते हैं और इनका मांस बड़े जानवर खाते हैं और इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इसी आहार श्रृंखला कहते हैं। जैसे ये आपको नहीं समझ में आया तो आप ऐसे समझिए, घास है, घास को खा गई बकरी, बकरी को खा गया शेर, तो देखिए एक चेन में चला कि नहीं चला। तो ये आहार श्रृंखला है, ठीक है। हम लोग ह्यूमन बीइंग, हम लोग जो मनुष्य हैं वो इस पूरे पृथ्वी के सबसे चालाक जीव हैं जो सबों को खा जाते हैं। कोई ऐसा चीज नहीं है जिसे ना खाएं, ईंट पत्थर को छोड़ करके जिसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते। तो आहार श्रृंखला कई तरीके का होता है। जैसे तालाबों में भी आहार श्रृंखला होता है। कभी कभी आप तालाबों के सरफेस पे देखिएगा कि छोटे छोटे जीव तैरते रहते हैं, वो भी पैसिवली यानी बिना मेहनत के। तो यदि प्लांट होगा तो उसको हम फाइटोप्लैंक्टन्स कहते हैं, और यदि एनिमल्स होगा तो उसको हम जूप्लैंक्टन्स कहते हैं। तो वहां भी क्या करता है कि जूप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन्स को खा जाता है, उसको मछलियां खाती है, और फिर मछली, छोटी मछलियां को बड़ी मछलियां को हम लोग खा जाते हैं। तो ये भी एक तरीके का क्या हुआ, आहार श्रृंखला हुआ। तो एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित है कि नहीं है, है। तो एक सब मिलकर के एक क्या कर बनाता है, एक कड़ी बनाता है। और ये जो सीक्वेंस हमने एक कड़ी का जो नाम लिया बारी बारी से, इसे ही हम क्या कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं, ठीक है, या फूड चेन कहते हैं। यह सच है कि एक पूर्ण पौधा न तो पचता है और न ही पूर्ण रूप से मांस में परिणत होता है। पौधा तो ऐसा नहीं होता है, अर्थात प्रत्येक रूप में भोज्य पदार्थ से ऊर्जा का ही उपयोग होता है। कई जानवर एक साथ विभिन्न प्रकार के भोजन खाते हैं, कई जानवर एक साथ विभिन्न प्रकार के भोजन को क्या कर जाते हैं, चपट कर जाते हैं, जिससे भोजन कड़ी जटिल हो जाती है तथा वो एक दूसरे के अति व्यापित कर देते हैं। इसे ही आहार जाल कहते हैं। आहार जाल के बारे में सेपरेट से हम आपको क्या करेंगे, समझाएंगे। मतलब कि एक ही जीव है, वो कई चीजों को खा रहा है, फिर उसको कोई खा जा रहा है, तो एक जाल नुमा संरचना बनता है खाने पीने वाला। इसी को बोलते हैं हम आहार जाल। आहार जाल का एग्जाम्पल के साथ आपको हम अलग से समझाएंगे। अभी में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है पारिस्थितिकी तंत्र को समझाना। प्रकृति में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि के चक्र लगातार क्रियाशील रहते ही हैं। जैसे कोई पेड़ सड़ गया तो वो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सबों में परिणत हो जाता है और फिर क्या मिल जाता है, एटमॉस्फेयर में जाकर कर मिल जाएगा, जो जीव मंडल के क्रम को संतुलित करते हैं, और संतुलित करना भी क्या है, बहुत जरूरी है। इस प्रकार जीवों के बीच आपसी संबंध क्या रहता है, बना रहता है, परंतु इस पर आसपास के वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। वातावरण में पाए जाने वाले घटक या तो जीवीय हो सकते हैं या तो अजीवीय। तो जीवीय कौन होता है, जीवीय वो होता है जो लिविंग थिंग्स है, और अजीवीय कौन हो गया, जैसे टेम्परेचर, कोई वेदर में बदलाव, सनलाइट, ये सब क्या है आपका अजीवीय। इन सब जीव नहीं है, लेकिन इन सबों के कारण भी हम लोग क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। जंतुओं एवं सूक्ष्म पौधों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं का जीवीय संबंध और भौतिक तथा रासायनिक वातावरण का अजीवीय संबंधी सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम कहलाता है।
यानी कह सकते हैं कि बीच में एक जीव हो गया और इसी से रिलेटेड कनेक्टेड कोई बायोटिक फैक्टर हो या एबायोटिक फैक्टर हो, तो सबों को एक साथ जब हम अध्ययन करते हैं तो यही क्या कहलाता है, इकोलॉजी कहलाता है। कोई भी जीव अपने जीवन काल में समय समय पर परिवर्तित वातावरणीय परिस्थितियों का ही क्या है, परिणाम है। अब देखिए, आपने यहाँ इतने सेक्शन में आपने क्या क्या समझा। आपको जो एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपको रखना पड़ेगा, वो रखना पड़ेगा कि पारिस्थितिकी किसको कहते हैं, पारिस्थितिकी शब्द किसने दिया, पारिस्थितिकी को अर्नेस्ट हैकेल ने कैसे परिभाषित किया और ओडम ने कैसे परिभाषित किया। नीचे जो फूड चेन और फूड वेब की बात की गई है, इसका चर्चा हम सेपरेट वीडियो में करेंगे। और यहाँ हमने एक अध्याय ये जोड़ा है कि लाइन बाय लाइन हम आप लोगों को इसके बारे में पढ़ाएं। इसमें से जो अच्छे कंटेंट है उसको आप निकालिए, नोट्स बनाइए, जैसे आप अपने नोट्स में इसको सम्मिलित कर सकें। पारिस्थितिकी की शाखाएं, पारिस्थितिकी की शाखाएं यानी ब्रांचेज ऑफ इकोलॉजी। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन निम्नलिखित दो शाखाओं के अंदर किया जाता है। कौन कौन? एक तो हो गया स्वपारिस्थितिकी और दूसरा हो गया समुदाय पारिस्थितिकी। स्व मैंने खुद का, समुदाय मतलब कि जब हम सबों को लेकर के एक साथ चलें तो वो हो जाएगा समुदाय पारिस्थितिकी। स्व पारिस्थितिकी को ऑटो इकोलॉजी भी कहते हैं। ऑटो का मतलब ही होता है सेल्फ, और समुदाय परिस्थितिकी को हम बोलते हैं सीन इकोलॉजी। और ये कई बार में आपको पीएमटी में देखिए, इतना साधारण सा है, और ये प्री मेडिकल टेस्ट का जो एग्जाम होता है वहां इसको पूछा, समझ गए। देखिए, पारिस्थितिकी और ऑटो इकोलॉजी, इसके अंदर केवल एक जीव या व्यष्टि या उसी जाति के अनेक जीवों का वातावरण के साथ पारिस्थितिकी संबंध का अध्ययन किया जाता है। और ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कई बार ये सवाल बन करके सीबीएसई मेडिकल में आया है कि जब हम एक सिंगल जीव का उसके चारों तरफ के वातावरण के साथ स्टडी करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, ऑटोइकोलॉजी। समझ गए, यानी स्वपारिस्थितिकी कहते हैं। लग रहा था कि एक सवाल आएगा, यहाँ क्वेश्चन रहता है और इसे कोई पढ़ना भी नहीं चाहता क्योंकि बकवास लगता है। पढ़ने में पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, और जिसके पास पेशेंस है उसी के पास ज्ञान है, समझ लीजिए। अब समुदाय पारिस्थितिकी में देखिए कि क्या है। समुदाय जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा होगा कि इसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, जीवों के समुदाय और वातावरण के संबंध का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के जीवों की आबादियां आपस में मिलकर के क्या करती है, समुदाय बनाती है। हम लोगों का भी है, ह्यूमन बीइंग का, हम लोग भी क्या करते हैं, समुदाय बनाते हैं पॉपुलेशन के साथ। तो इसके अतिरिक्त पारिस्थितिकी तंत्र के आधार पर भी पारिस्थितिकी को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। जैसे स्थल में रहने वाला है तो स्थलीय पारिस्थितिकी, टेरेस्ट्रियल इकोलॉजी। जो फ्रेश वाटर में रहता है तो उसको बोलते हैं अलवण जलीय पारिस्थितिकी, और जो समुद्र में रहता है उसको बोलते हैं समुद्री पारिस्थितिकी यानी मेराइन इकोलॉजी। यानी टेरेस्ट्रियल, स्थल पे वही चीज तो है पृथ्वी पे, जल है नहीं तो स्थल है। तो स्थल तो ठीक है कि हो गया, तो जल दो तरीके का, एक जिसमें लवण है और एक जिसमें लवण नहीं है। तो जिसमें लवण नहीं है वो मीठा जल वाला हो गया, तो यानी फ्रेश वाटर इकोलॉजी जो नदियों का होता है, और मेराइन जो होता है किस चीज का, समुद्र का होता है। ठीक है। अब देखिए, पारिस्थितिकी कारक, इकोलॉजिकल फैक्टर। तो इकोलॉजिकल फैक्टर के बारे में आपको हम अगले बारे वीडियो में बताएंगे, क्योंकि इतना पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए होंगे, या इससे कुछ क्वेश्चन आपको मिल रहा था, इसको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में कर करके ये लाइन बाय लाइन आपका ये पूरा चलेगा। तो आप इसमें से क्या करिएगा कि कुछ पॉइंट्स को यहाँ से निकालिए, स्क्रीनशॉट ले करके और नोट्स बनाइए। और नोट्स बनाने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा ये क्या करने वाला है, फायदा करने वाला है। और समझ ही सकते हैं कि आपको कहाँ कहाँ ये जरूरत पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।